रात के अंधेरे में प्रोफेसर अभिमन्यु अपने असिस्टेंट राहुल के साथ शहर की आबादी से सटे हुए एक जंगल की घनी झाड़ियों के बीचों बीच खड़े थे। तभी एक ठंडी हवा का झोंका प्रोफेसर और राहुल के शरीर से टकराया। प्रोफेसर ने घबराते हुए राहुल से कहा, राहुल, तुम्हारे सामने जो भी दृश्य आए उस पर विश्वास मत करना। ठीक है प्रोफेसर। तभी राहुल के कानों में उसकी गर्लफ्रेंड तान्या की चीख टकराई। प्रोफेसर, ये तो तान्या की आवाज है। राहुल, ये तान्या की आवाज नहीं है, बल्कि सिर्फ तुम्हारे कानों का भ्रम है। तभी दूसरी बार राहुल के कानों में तान्या की एक दर्द भरी चीख टकराई। प्रोफेसर, ये तान्या की ही आवाज है। ऐसा लगता है जैसे कि उस भयानक बला ने तान्या को अपना शिकार बना लिया है। पागल हो गए हो तुम। तान्या तो अमेरिका गई हुई है। मगर राहुल प्रोफेसर की बात सुने बगैर चीख की दिशा की ओर दौड़ पड़ा। अचानक एक बवंडर के साथ एक बड़ी भयानक दिखने वाली स्त्री, जिसके चेहरे का मांस सड़ चुका था, अपनी बड़ी बड़ी पीली आंखों से राहुल को घूरने लगी। राहुल कांपता हुआ बोला, कौन हो तुम? तेरी मौत। इतना कहकर उस भयानक स्त्री ने अपने नुकीले पहने पंजे राहुल के गर्दन में गाड़ दिए। राहुल का सर एक झटके में अलग हो गया। तभी वहां पर प्रोफेसर दौड़ता हुआ पहुंच गया। तूने बहुत से मासूम लोगों की जानें ले ली, अब तेरा अंत नजदीक है। इतना कहकर प्रोफेसर ने अपनी जेब से एक पानी की छोटी सी शीशे की बोतल निकाल ली और उस बोतल के पानी को उस भयानक स्त्री के ऊपर फेंक दिया। अचानक वो चीखती हुई धुआं बनकर वहां से गायब हो गई और हर तरफ सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर पंकज पुलिस स्टेशन में किसी केस फाइल को देखने में व्यस्त थे। तभी हवलदार बलराम इंस्पेक्टर पंकज के पास आकर बोला, सर, जंगल के पास एक झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत की बड़ी ही भयानक अवस्था में लाश मिली है। ये सुनकर इंस्पेक्टर पंकज चौंकते हुए बोला, वो बूढ़ी औरत जंगल में झोपड़ी बनाकर क्या कर रही थी? सर, वो बूढ़ी औरत अपनी बेटी के साथ जंगल में झोपड़ी बनाकर ही रहती थी। कहते हैं कि शहर से लोग जादू टोना करवाने के लिए उसके पास ही जाया करते थे। ठीक है, चलो चलकर देखते हैं। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर पंकज हवलदार बलराम के साथ झोपड़ी के अंदर खड़ा था। उसके सामने एक बूढ़ी औरत की लाश पड़ी थी और एक सुंदर लड़की फूट फूट कर रो रही थी। हवलदार बलराम इंस्पेक्टर पंकज से बोला, सर, सुना है कि इसकी माँ ही इस लड़की का इकलौता सहारा थी और इस लड़की ने अपना पूरा जीवन इसी जंगल में बिताया है। अब इस बेचारी लड़की का भला क्या होगा? हवलदार बलराम की बात सुनकर इंस्पेक्टर पंकज गहरी सोच में डूब गया और फिर कहा, और इतनी जल्दी इस लड़की के रहने का कोई इंतजाम भी नहीं हो सकता। सर, आपके पेरेंट्स भी इस समय घर पर नहीं है। क्यों ना तब तक आप बेचारी लड़की को अपने घर पर रख लें? शायद तुम ठीक कह रहे हो। इंसानियत के नाते मुझे ये कदम तो उठाना ही पड़ेगा। इंस्पेक्टर ने उस सुंदर लड़की की ओर देखकर बोला, क्या नाम है तुम्हारा? परी। तुम्हारी माँ की हत्या किसने की? मुझे नहीं पता। जब मैं सोकर उठी तब मैंने अपनी माँ को इसी हालत में मरा हुआ पाया। इतना कहकर इंस्पेक्टर पंकज परी को अपने घर पर लेकर आ गया। देखो परी, इसे तुम अपना ही घर समझो। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम मुझे बता देना। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपके होते हुए मुझे और किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ सकती और ना ही मुझे कोई चिंता करने की जरूरत है। परी की बात सुनकर इंस्पेक्टर पंकज मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। कुछ ही दिनों में इंस्पेक्टर परी से घुल मिल गया। इंस्पेक्टर पंकज मन ही मन में परी से प्रेम करने लगा। एक दिन इंस्पेक्टर पंकज परी से कहता है, परी, एक बात मैं तुमसे बहुत दिनों से कहना चाह रहा था लेकिन कह नहीं पा रहा था। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। प्रेम तो मैं भी तुमसे करती हूँ। कुछ ही दिनों में मेरे माता पिता भी यहाँ आते ही होंगे। उनके आते ही हम दोनों शादी कर लेंगे। तभी वहां पर घर की नौकरानी सुधा आ गई। इंस्पेक्टर पंकज मुस्कुराते हुए थाने चला गया। परी सुधा को अजीब सी नजरों से देखती हुई बोली, आज मेरे कमरे की सफाई ठीक से कर देना। जैसी आपकी मर्जी मेम साहब।
कुछ देर बाद सुधा परी के कमरे में सफाई करने के लिए गई, मगर उसने देखा कि परी अपने कमरे से गायब थी। मेरे सामने तो परी मेम साहब कमरे के अंदर गई थी, अचानक कहाँ चली गई? अचानक एक तेज हवा के झोंके के साथ दरवाजा बंद हो गया और सुधा के कानों में किसी स्त्री के गुर्राने की आवाज आई। कौन है यहाँ पर? कौन है? सुधा ने जैसे ही ऊपर नजर दौड़ाई तो सामने का दृश्य देखकर दहशत से उसके रोंगटे खड़े हो गए। कमरे की छत पर एक भयानक लड़की, जिसके चेहरे का मांस सड़ा हुआ था, अपनी पीली आंखों से उल्टी लटकी हुई सुधा को घूरे जा रही थी और सुधा की चीख कमरे में गूंज गई। शाम को इंस्पेक्टर पंकज तेज बारिश में थाने से घर लौट रहा था कि तभी एक व्यक्ति उसकी जीप के सामने आकर खड़ा हो गया। इंस्पेक्टर पंकज जीप से उतरते हुए गुस्से में उस व्यक्ति से बोला, क्या बदतमीजी है, अगर जीप की रफ्तार तेज होती तो तुम मर भी सकते थे। वो व्यक्ति रहस्यमय अंदाज में बोला, मौत तो तुम्हारे सर पर मंडरा रही है। क्या बकवास कर रहे हो? कौन हो तुम? मेरा नाम प्रोफेसर अभिमन्यु है। अच्छा, तो तुम ही वो प्रोफेसर अभिमन्यु हो जिसके चर्चे आए दिन न्यूज़पेपर में छपते रहते हैं। पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में तुम्हारे विचार मूर्ख और बेवकूफ लोग बड़े शौक से पढ़ते हैं, और जहां तक मैं जानता हूं, तुम्हारा एक असिस्टेंट कुछ दिनों पहले ही रहस्यमयी परिस्थितियों में जंगल में मरा हुआ पाया गया था। तुमने सही कहा इंस्पेक्टर, लेकिन अगर तुमने उस लड़की को मेरे हवाले नहीं किया तो हो सकता है कि कुछ दिनों बाद तुम्हारी लाश भी जंगल की किसी झाड़ियों में मिले। ये सुनकर इंस्पेक्टर पंकज बुरी तरह से चौंकता हुआ बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? तुमने जिस लड़की को अपने घर में पनाह दे रखी है ना, वो लड़की कोई इंसान नहीं है बल्कि परी है। हाँ जानता हूँ, उस लड़की का नाम परी है, लेकिन शायद तुम नहीं जानते कि कुछ दिनों के बाद मैं परी से शादी करने वाला हूँ। मूर्ख इंस्पेक्टर, लगता है उसने अपना जादू तुम पर कर दिया है। तुम्हारी कलाई बता रही है कि उसने तुम्हारा हाथ अपने हाथों से पकड़ा है। इसका मतलब आज वो खुश है, और जब परी खुश होती है तो वो किसी न किसी का खून पीती है। अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारी वाहियात बातें सुनने का मेरे पास वक्त नहीं है। इतना कहकर इंस्पेक्टर पंकज जीप लेकर अपने घर चला गया। घर पर उसने देखा कि परी अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही थी। इंस्पेक्टर पंकज मुस्कुराते हुए अपने कमरे में सोने चला गया, मगर आधी रात के बाद अचानक कुछ चबाने की आवाज से इंस्पेक्टर पंकज की आंख खुल गई। ये चबाने की चबड़ चबड़ की आवाजें कहां से आ रही हैं? ऐसा लग रहा है जैसे कोई बिल्ली मांस खा रही हो। इतना कहकर पंकज आवाज की दिशा की ओर बढ़ गया। अचानक इंस्पेक्टर पंकज के कदम परी के कमरे की तरफ आकर रुक गए। आवाज तो परी के कमरे से ही आ रही है, मगर परी तो गहरी नींद में सो रही है। घर में इतनी तेज आवाज आ रही है और परी की आंख तक नहीं खुली। इतना कहकर इंस्पेक्टर पंकज ने परी के कमरे का दरवाजा खोल दिया, मगर सामने का दृश्य देखकर इंस्पेक्टर पंकज की आंखें दहशत से फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि परी का शरीर खून से सना हुआ था और सुधा की लाश फर्श पर पड़ी हुई थी। तभी परी पंकज की ओर देखकर घूरती हुई बोली, सोचा था तुमसे विवाह करके एक बच्चा पैदा करूंगी, मगर तुमने कमरे का दरवाजा खोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम मेरा रहस्य जान गए हो, तुम्हारी मौत तो पक्की है। पंकज डर से चीखता हुआ घर के बाहर गया, मगर अगले ही पल परी बिजली की रफ्तार से पंकज के सामने अपने भयानक रूप में खड़ी हो गई। उसका सड़ा हुआ चेहरा, पीली आंखें और दांत देखकर पंकज बहुत डर गया। कौन हो तुम? परी, लेकिन इस समय तुम मुझे अपनी मौत समझ सकते हो। तभी पंकज के कानों में प्रोफेसर की आवाज टकराई, उसकी आंखों की तरफ मत देखो इंस्पेक्टर। अचानक प्रोफेसर परी के सामने आकर खड़ा हो गया। अच्छा हुआ जो तू यहाँ पर चला आया। मैं जानती हूँ कि तूने ही मेरी माँ को मारा है।
हाँ, क्योंकि तेरी माँ भी डायन थी और तू भी डायन है। तेरी माँ ने मेरे असिस्टेंट राहुल की मेरी आंखों के सामने जान ले ली। मैं तो तुझे भी मार देता, लेकिन तब तक ये मूर्ख पंकज तुझे अपने घर तक ले आया। इतना कहकर प्रोफेसर ने बड़ी फुर्ती से अपने जेब से छोटी सी बोतल निकाल ली। तभी परी ने अपने नुकीले पंजे प्रोफेसर की टांग में गड़ा दिए, जिससे प्रोफेसर के हाथ से वो छोटी सी बोतल गिर गई। प्रोफेसर चीखता हुआ इंस्पेक्टर पंकज से बोला, इस शीशी के अंदर पवित्र पानी है। इस पवित्र पानी को तुरंत इस भयानक बला के ऊपर फेंक दो। पंकज ने बड़ी फुर्ती से उस बोतल का पानी परी के ऊपर फेंक दिया। अचानक एक चीख के साथ उस भयानक बला के शरीर में आग लग गई और वो धुआं बनकर राख हो गई। प्रोफेसर पंकज से कहते हैं, झोपड़ी में तुम्हें जिस औरत की लाश मिली थी, वो औरत भी एक डायन थी। उसने ही मेरे असिस्टेंट को मारा था और मैंने ही उसे इस पवित्र पानी के जरिए मारा था। मैं जानता था कि उसकी एक बेटी भी है, मगर उस झोपड़ी तक पहुंचने से पहले ही तुम परी को अपने घर ले आए। लेकिन प्रोफेसर, आखिर ये सब क्या था? कौन होती है ये परी? कुछ ऐसी स्त्रियां ताकतवर बनने के लिए तंत्र शक्ति की साधना से एक जिन के साथ शारीरिक संबंध बनाती हैं। तब उनकी कोख के जरिए एक लड़की पैदा होती है, मगर वो इंसान नहीं होती, वो परी होती है, जो एक तरह की डायन होती है। उनका काम अपने वंश को आगे बढ़ाना होता है। जब भी परी किसी पुरुष से विवाह करके कोई बच्चा पैदा करती है, तो वो उसके बाद अपने पति को मार देती है। अगर इसका रहस्य तुम्हारे सामने नहीं आता, तो शादी के बाद वैसे भी ये तुम्हें मार देती। शाम के 7 बज रहे थे। अल्फ्रेड पार्क में बहुत ही सुहाना माहौल था। मेघना के चेहरे पर एक अजब तरह की खुशी छलक रही थी। इश्मित अपने हाथ में अंगूठी थामे अपना एक घुटना जमीन पर टेक कर बैठा हुआ था। मेघना, आज मैं तुमसे वो बात कहने जा रहा हूँ जिसे शायद तुम पहले से ही जानती हो। ये सुनकर मेघना ने इश्मित की आंखों में देखा और फिर वापस उस अंगूठी को देखने लगी। हैप्पी वैलेंटाइंस डे मेघना, एंड आई लव यू। क्या तुम मेरी जिंदगी में आकर इसे और हसीन बनाओगी? ये सुनकर मेघना की आंखों से खुशी के आंसू छलक उठे और उसने हाँ में सिर हिला दिया। इश्मित ने मेघना को अंगूठी पहनाई और फिर उसको कसकर गले लगा लिया। तभी अचानक से सर्द हवाएं चलने लगी। अरे, ये मौसम अचानक कैसे बिगड़ गया? उन दोनों से कुछ ही दूरी पर एक अक्स नजर आ रहा था। अंधेरे में उसकी लाल चमकती आंखें इनको घूरे जा रही थी, जिसके बारे में इनको कुछ भी पता नहीं था। चलो, आज वैलेंटाइंस डे भी है और हमारे प्यार का पहला दिन भी है, तो थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। इन दोनों ने एक रेस्टोरेंट में जाकर डिनर किया और उसके बाद शॉपिंग मॉल की तरफ चले गए मूवी टिकट लेकर। अभी हॉल में बैठे ही थे कि लाइट्स बंद हो गई और फिल्म शुरू हुई। ये तो हॉरर मूवी लगती है। हाँ, हॉरर ही है माय लव। हॉल में रोशनी बहुत ही कम थी। तभी सीट के नीचे से एक भयानक हाथ निकला और उसने मेघना के पैर पकड़ लिए। वो चीखती हुई खड़ी हुई। अरे, क्या हुआ मेघना? मेघना के मुंह से कुछ भी निकल नहीं पा रहा था और उसकी सांस तेज चल रही थी। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम हॉरर मूवी देखते समय इतना डरती हो। नहीं, मैं फिल्म की सीन की वजह से नहीं चिल्लाई। किसी ने सीट के नीचे से मेरा पैर पकड़ा था। कौन हो सकता है? तुम्हारे पीछे वाली सारी सीट्स तो खाली हैं। ये देखकर मेघना हैरान रह गई। चलो मेघना, हम यहाँ से चलते हैं। मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। ये दोनों अब मॉल से निकले और कार में बैठे। इश्मित ड्राइव कर रहा था और मेघना उसकी बराबर में बैठी यही सोच रही थी कि जो भी उसने हॉल में एक्सपीरियंस किया वो सब सच था या फिर सिर्फ उसका एक भ्रम था। जब इश्मित ने सोसाइटी के गेट के सामने कार रोकी, तब वो बोला, तुम्हारा घर आ गया मेघना। What's wrong with you? इश्मित, मुझे नहीं लगता कि वो मेरा वहम था। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगने लगा है कि कोई अभी भी मेरे आसपास है।
घर पर अकेली होऊंगी तो मुझे और भी डर लगेगा। सुनो, मैं आज रात तुम्हारे घर पर ही रुक जाता हूँ, ठीक है? ये सुनकर मेघना को थोड़ी हिम्मत मिली। इश्मित ने कार सोसाइटी की पार्किंग में लगा दी और दोनों मेघना के फ्लैट पर पहुंचे। बेडरूम में जाने के बाद इश्मित को जल्दी ही नींद आ गई। उसकी बराबर में लेटी हुई मेघना अभी भी यही सोच रही थी कि उसका पैर पकड़ने वाला वो हाथ किसका था। दिल में डर और दिमाग में खौफ के रहते उसे कब नींद आ गई उसे पता भी नहीं चला। मेघना, मेघना, उठ जाओ, उठ जाओ। की से सुनते ही मेघना की आंख खुल गई। उसने देखा कि उसका बेड एक ऐसी जमीन पर है जहां दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ कैसे आ गई? इश्मित, तुम कहाँ हो? वो उठी और उसने जमीन पर कदम रखा। अभी वो कुछ कदम आगे ही बढ़ी थी, तभी जमीन के अंदर से 2 हाथ बाहर आए और उन्होंने उसके दोनों पैरों को पकड़ लिए। वो अचानक से जमीन पर गिर गई। अब 2 हाथ और बाहर निकले और उन दोनों हाथों ने मेघना के बाजुओं को पकड़ लिया। मेघना के हाथ और पैर जकड़ चुके थे। वो अपने आप को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। तभी उसकी ही उम्र की एक लड़की उसे सामने से आती हुई नजर आई। इस लड़की का पूरा चेहरा नीला था, आंखें लाल लाल चमक रही थी, नाखून भी बहुत लंबे और नुकीले थे। चेहरे पर गुस्सा अपनी चरम सीमा पर था। उसे पास आता देख अब मेघना का खौफ और भी ज्यादा बढ़ गया था। छोड़ो मुझे, छोड़ो! वो लड़की मेघना के करीब आकर अपने घुटनों पर आ गई। उसने अपने पंजे से मेघना के हाथों को खरोचना शुरू किया। नहीं, मुझे छोड़ दो। मेघना के दोनों हाथ उसने बुरी तरह जख्मी कर दिए थे। उसके दोनों बाजुओं से बहुत खून निकल रहा था। उसका पूरा शरीर थर-थर कांप रहा था। उस लड़की ने मेघना का पेट भी नाखूनों से खरोच डाला। बचाओ! कौन हो तुम? क्यों मुझे तकलीफ दे रही हो? मैं कौन हूँ? ये अपने पिता से पूछना। सुरेश सब जानता है। ऐसा कहकर वो मेघना का गला दबाने लगी। मेघना को तभी एक और आवाज सुनाई दी। मेघना, उठो, क्या हुआ तुम्हें? उसने आंखें खोली तो पाया कि वो अपने रूम में इश्मित के साथ ही थी और लंबी लंबी सांस भरते हुए बोली, इश्मित, अच्छा हुआ तुमने मुझे जगा दिया। मुझे तो बहुत ही भयानक सपना आया था। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे शरीर पर ये निशान कैसे आए? सोने से पहले तो तुम बिल्कुल ठीक थी। उसकी बात सुनकर मेघना ने गौर किया। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ये घाव तो उसने मुझे सपने में दिए थे, फिर ये मेरे शरीर पर कैसे आए? किसने दिए थे? तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने देखा कि मैं एक सुनसान जगह पर हूँ और एक भयानक लड़की अपने तेज नाखूनों से मेरे शरीर को चोट पहुँचा रही है। वो मेरा गला भी दबा रही थी, तभी तुमने मुझे जगा दिया। इसका मतलब है जो चोटें तुम्हें उसने सपने में दी, ये उन्हीं के घाव हैं? हाँ, मुझे बहुत डर लग रहा है इश्मित। ये बात तो मुझे बोलने में भी अजीब लग रही है, लेकिन मुझे लगता है ये कोई आत्मा है। लेकिन ये है कौन, इसका पता कैसे लगाएंगे? उसने मुझे कहा कि उसके बारे में मैं पापा से पूछूं। शायद कुछ ऐसा है जो उन्होंने मुझसे छिपाया है। परेशान मत हो, हम दोनों कल ही तुम्हारे पापा से मिलते हैं। उनसे मिलने के बाद ही इस रहस्य से पर्दा उठेगा। इश्मित ने सारी रात मेघना के साथ जाग कर ही गुजारी और सुबह होने पर वो उसको अपने साथ लेकर सीतापुर पहुंचा, जहां सुरेश रह रहा था। अरे मेघना बेटी, तुम यहाँ अचानक? मेघना अपने साथ घटी सारी घटना कह सुनाई।
वो सब सुनकर सुरेश के चेहरे का रंग सा उड़ गया और आंखों में खौफ उतर आया। हे भगवान, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि वो वापस आ गई। प्लीज मुझे बताइए, क्या आप जानते हैं उसके बारे में? वो मुझे क्यों चोट पहुंचा रही है? उसका नाम अवंतिका है। ये बात उन दिनों की है जब तुम्हारी माँ और मेरी शादी को 3 साल बीत चुके थे और हमें कोई भी औलाद नहीं थी। मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से कमी तुम्हारी माँ में नहीं, मुझ में थी। रात के 12 बजे का समय था। जमीन पर कुंड जल रहा था, जिसके सामने एक तांत्रिक बैठा हुआ था। एक लड़की जिसके हाथ पैर रस्सी से बंधे थे और मुंह पर कपड़ा बंधा था, वो जमीन पर बेबस बैठी हुई थी। पास ही हाथ में तलवार लिए सुरेश खड़ा हुआ था। सुरेश, तुम इस लड़की की बलि चढ़ाकर अपनी कुंडली में लगा दोष हटा लोगे और फिर तुम्हें औलाद नसीब होगी। लेकिन एक बार फिर सोच लो, क्या ये करने के लिए तुम्हारा दिल गवाही दे रहा है? सुरेश ने कोई भी जवाब दिए बिना उसकी गर्दन उड़ा दी। उपाय संपन्न हुआ। अब तुम्हें बस एक काम और करना है। कौन सा काम बाबा? इस लड़की की आत्मा अब दर दर भटकना शुरू करेगी। तुम्हारी पहली संतान को 3 माह के हो जाने के बाद तुम्हें अमावस्या की रात को उसे यहाँ मेरे पास लेकर आना होगा। मैं इस लड़की की आत्मा को बुलाऊंगा और तुम्हें अपने हाथों में उसकी बलि देनी होगी। तब इस आत्मा का बदला पूरा हो जाएगा और इसे मुक्ति मिल जाएगी। उसके बाद फिर तुम्हारी जो भी औलाद होगी उन पर किसी तरह का खतरा नहीं होगा और तुम्हारा परिवार अपनी जिंदगी आराम से जिएगा। ठीक है बाबा, ना औलाद होने से बेहतर है कि मैं ये उपाय कर लूं। मैंने यही सोचा था कि मैं अपनी पहली औलाद की बलि जरूर दूंगा ताकि अवंतिका की आत्मा को मुक्ति मिल जाए और मेरा परिवार आगे फले फूले। लेकिन जब तुम्हारा जन्म हुआ तो तुम्हें जन्म देने के साथ ही तुम्हारी माँ चल बसी। तुम्हें गोद में लेते ही मुझे एहसास हुआ कि एक बाप कभी अपने बच्चों की जान नहीं ले सकता। 3 महीने पूरे होने के बाद वो तांत्रिक मेरे घर आया। तुम्हें इसकी बलि चढ़ानी ही होगी, वरना जब ये 18 साल की हो जाएगी उसके बाद अगली अमावस्या को अवंतिका की आत्मा इसे मारकर अपना बदला ले लेगी और तभी उसे मुक्ति मिलेगी। नहीं, मैं इसे नहीं मार सकता, मैं इसका बाप हूं। ये सोचकर कि शायद दूर रहने से तुम जिंदा रहो, मैंने बचपन में ही तुम्हें बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो तुम तक वहां भी पहुंच जाएगी। तो अब हम मेघना को किस तरह से बचा सकते हैं? मैं अभी उस तांत्रिक के पास से होकर आता हूँ, शायद उसके पास कोई उपाय हो। इतना कहकर सुरेश उन दोनों को वहां पर छोड़कर चला गया। रात का वक्त जैसे जैसे बीत रहा था, मेघना के दिल में खौफ भी बढ़ता जा रहा था। रात के करीब 11 बजे घर की सारी लाइट्स अपने आप ब्लिंक करने लगी और अवंतिका की भयानक हंसी फिजा में गूंजने लगी। मैं तुझे ले जाऊंगी मेघना, ले जाऊंगी। तभी सामने से उनको अवंतिका आती हुई नजर आई। तू इसको नहीं बचा पाएगा, ये कहते हुए उसने मेघना का हाथ पकड़ा और उसको उठाकर खिड़की के बाहर फेंक दिया। मेघना खिड़की का कांच तोड़ती हुई बाहर जा गिरी। मेघना के आसपास कांच के टुकड़े बिखरे हुए थे। अवंतिका ने एक नुकीला कांच का टुकड़ा उठाया और बोली, तुझको इससे काट कर तड़पा तड़पा कर मारूंगी। अवंतिका कांच का टुकड़ा मेघना को चुभाने ही वाली थी, लेकिन तभी इश्मित मेघना के ऊपर आ गया और वो टुकड़ा इश्मित की कमर पर लगा। ये मजनू फिर से आ गया, पहले तू ही मर। ऐसा कहकर उसने लगातार इश्मित की कमर पर हमले किए और उसकी पूरी कमर को लहूलुहान कर दिया। इश्मित हर घाव पर चीख रहा था, लेकिन मेघना के ऊपर से हट नहीं रहा था। उसने पूरी तरह मेघना को अपने नीचे महफूज कर रखा था। अवंतिका, रुक जा।
अवंतिका और मेघना ने तांत्रिक की तरफ देखा। तांत्रिक के हाथों में सुरेश की कटी हुई गर्दन थी, जिससे अभी भी खून टपक रहा था। पापा! सुरेश ने अपनी आत्मा का त्याग दे दिया है। विधि के हिसाब से अब तुम्हारा बदला पूरा हो चुका है। तुम्हें मेघना की जान लेने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। ये सुनकर अवंतिका तांत्रिक के पास गई। उसने सुरेश का सिर उससे छीन लिया और उसे जमीन पर फेंक कर शैतानी अंदाज में हंसने लगी। उसने सुरेश के सिर को अपने पैर से कुचल डाला और फिर वहां से गायब हो गई। मेरी वजह से पापा की मौत हुई और तुमको भी कितना दर्द बर्दाश्त करना पड़ा। तुम अपने आप को दोष मत दो। शायद इस कहानी का अंत ऐसा ही होना था। इश्मित ने मेघना को कसकर गले लगा लिया और मेघना भी उसकी बाहों में सिमट कर रह गई।